Hello children, myself Munesh Kumar, your SS teacher. I hope you all are doing very fine. Today, in the continuation of the series of the chapter 3rd of history video, today we shall read something about the economic crisis that was held in 1921 or that occurred in 1921 that shocked the world or shook the world's economy to the tatters. Means 1929 की इकोनॉमिक क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक तरह से बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। अब उसका इस चैप्टर से क्या रिलेशन है, वो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रैश हो गया था, जहाँ जो कि मैंने बताया कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है आपका यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। इंडिया का कौन सा था? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके थ्रू क्या हुआ, जैसे ही वो क्रैश हुआ उसका इम्पैक्ट जो वर्ल्ड वाइड आपको पढ़ना ही था, क्योंकि इकोनॉमी जो है बड़ी बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। उससे क्या होता है कि किसी एक कंट्री में जो कभी क्राइसिस आता है, मीन्स कुछ जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं इकोनॉमी में, तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट जो है वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज पर, उनकी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो इन द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि इसका इम्पैक्ट जो वर्ल्ड वाइड महसूस किया गया, इसका इकोनॉमिक क्राइसिस का जो 1921 में यूएसए में आया था। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि आपको ऊपर हेडिंग रखी थी ईयर्स ऑफ एजुकेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में चीजें हमने देखी थी कि कैसे जो है यूएसए में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। अब इसका इम्पैक्ट जो है जर्मनी इकोनॉमी पर कैसे पड़ा था वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी। मैंने कहा कि जर्मन इकोनॉमी वैसे तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर जो इसका क्राइसिस का इफेक्ट जो है वो पड़ा था, लेकिन जर्मन इकोनॉमी पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। हाउ, कैसे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% इन 1932। अब इस लाइन का मीनिंग, इस लाइन का अर्थ समझेंगे हम कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज वेरी मच इंटरलिंक्ड विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहाँ से होगा? ये नेचुरल सी बात है। अगर वर्ल्ड की इनकम, पैसा जो है, जैसे मैंने बताया कि 1932 में यूएसए की इनकम आधी हो गई थी, तो वर्ल्ड के पास जो है वो पैसा ही नहीं था, तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगा? और प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर उससे क्या होगा? वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। अब ये क्या है? ये तो आपका समझ में आया कि 1932 तक जो 1929 में जर्मनी का प्रोडक्शन 100 था, वो कम होकर 1932 में 40% रह गया था। इसका मेन रीजन ये था कि वर्ल्ड की इनकम जो है, पैसा जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उससे फिर प्रोडक्शन कंपनीज, फैक्ट्री जो बंद होने लगी या उनमें काम कम होने लगा था, तो फिर नेचुरल सी बात है, अगर किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम नहीं होता, काम बंद होता है, तो वहाँ क्या वर्कर्स को काम करने की जरूरत होती है। वर्कर्स फिर काम क्या करेंगे? अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो प्रोडक्शन के लिए जो वर्कर्स की नीड ही नहीं होगी, तो वर्कर्स की या तो जॉब चली गई थी या फिर जिनकी जॉब रह गई थी उनको जो है वो कम वेजेस में, कम तनख्वाह में, कम सैलरी में रखा गया। यहाँ तक क्लियर? आगे है आपका। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था? जो वर्कर्स की जॉब चली गई थी तो उससे क्या हुआ था? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था जर्मनी में। मीन्स लोगों के पास जॉब नहीं थी, जॉबलेस थे, जो जर्मनी की यूथ थी वो बेकार हो गई थी। मीन्स वो, उनके पास कोई करने को काम नहीं था। एंड they were saying that we are willing to do any work, कि हमें कोई भी काम करने को दीजिए, हम करने को तैयार हैं।
तो जैसे ही वर्कर्स की जॉब चली गई तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6 मिलियन हो गया था, यानी जर्मनी की 60 लाख पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गई, जिनके पास करने को कोई काम नहीं था। अगर करने को किसी के पास कोई काम नहीं होगा, लेकिन जो किसी सिटीजन की, किसी पर्सन की जो बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा और मकान जिसको बोलते हैं, तो उसको करने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, भूखे तो मर नहीं सकते। तो फिर सोसाइटी में जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई थी जर्मनी में। और सब इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना गया, वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां पर गवर्नमेंट कौन थी, वाइमार रिपब्लिक के द्वारा गवर्न की जाने वाली गवर्नमेंट थी, जो कि उस टाइम उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना गया इन सारी सिचुएशन के लिए कि जो है इनसे जो है वो कंट्री देश नहीं संभल रहा है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं था। अब जो ये सारा सिनेरियो हुआ जर्मनी में, उसके बाद चीजें क्या हुई, जैसे फैक्ट्रीज, बिजनेसमैन के जो बिजनेस चीज थे वो बंद हो गए थे। उसके बाद बिजनेस बंद होने से क्या हुआ, लोगों की जो सैलरी थी वो कम हो गई थी। यहाँ पर बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे जर्मनी के। जर्मनी में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सैलरी मैन थे, उनकी सैलरी, उनकी इनकम कम हो गई थी। इनकम कम होने से क्या हो गया, उनकी फिर जो सेविंग्स थी वो भी घटने लगी थी, डिमिनिश होने लगी थी। सेविंग्स कम होने से अब उनको एक फियर आ गया था मन में। फियर क्या था, उस फियर को कहते हैं प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन इसका मीनिंग है टू बिकम impoverished to the level of working class, means जो काम पहले कर रहे थे, जो हाई क्लासेस, हाई सोसाइटी में जो लोग रह रहे थे, उनको एक खतरा था कि अब जो है हम वर्किंग क्लास में ना शामिल हो जाए। यानी पहले हम जिस चीज के मालिक होते थे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चलकर जो है हम वहीं पर काम करने लगे। तो ये डर भी जो है लोगों में उस टाइम हो गया था। और ये सारी चीजें किस वजह से हुई, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसकी वजह से हुई। जर्मनी पर जो है वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, 1929 का जो रिसेशन था, मंदी थी, इकोनॉमिक रिसेशन, जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड वाइड फेल्ट किया गया और उस पर जर्मनी पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। एक तो वैसे ही पॉलिटिकली जर्मनी जो है काफी फ्रेजाइल हो गया था। फ्रेजाइल मींस वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। ऊपर से ये सारी चीजें हो रही थी। ये सारी चीजें हम क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों के बीच में जो है हिटलर बन रहा था। हिटलर के बारे में कहा जाता है हिटलर वाज नॉट बोर्न, हिटलर वाज मेड। हिटलर जो है जन्म नहीं लिया था, हिटलर का जन्म जो है हिटलर को बनाया गया था। बनाया कैसे गया था, ये सारे इवेंट्स जर्मनी में हुए थे, इन सब इवेंट्स को वो क्लोजली वॉच कर रहा था, देख रहा था। और इन्हीं सब इवेंट्स का, इन्हीं सब इंस्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल, सोशली और आपका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो जर्मनी में थे, बाद में इन्हीं को जो है फायदा उठाकर, इन्हीं को लोगों की नजरों में जो है ये सारी चीजें जो हैं अपने फेवर में उसने बाद में कर ली थी। वो कैसे की थी वो आगे आप देखो। तो इकोनॉमिक क्राइसिस का सारा इम्पैक्ट जो है ये जर्मनी की इकोनॉमी पर पड़ा था। अब इसमें लास्ट पैराग्राफ आपका एक आता है आपकी बुक में। ये तो बात हुई आपकी जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस की। उसके बाद पॉलिटिकली भी जो है जर्मनी स्टेबल नहीं रहा था। पॉलिटिकली जो जर्मनी की सिचुएशन थी वो काफी फ्रेजाइल थी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। वो क्यों नहीं थी, उसके पीछे जो है एक तो मेन रीजंस, मेन कारण क्या थे, जो वाइमार रिपब्लिक द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। वाइमार रिपब्लिक आपको पता है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाइमार रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड। मींस जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ उस टाइम पर जो है वाइमार जर्मनी के जगह का नाम है, सिटी का नाम है। तो वहां पर जो है अलग अलग जो जर्मन के स्टेट्स थे उन्होंने जर्मनी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए इकट्ठा हुए और वहां पर क्या क्या एक
कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने डेवलप किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जर्मनी को आगे ले जाने का उन्होंने प्लान बनाया। तो वाइमार रिपब्लिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उसमें कुछ इनहेरिएंट डिफेक्ट थे, मीन्स उसमें कुछ कमियां थी। उसमें क्या कमियां थी? सबसे बड़ी ये बात करें हम पॉलिटिकल क्राइसिस की, जो जर्मनी में उस टाइम आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस हमने पढ़ लिया था। तो जो वाइमार रिपब्लिक ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था उसमें था एक डिफेक्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि जैसे आप डेमोक्रेसी को, इंडियन इलेक्शंस को, डेमोक्रेसी आपको फॉलो करते हो, उस हमारे यहाँ क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन पार्टीज कॉन्टेस्ट करती हैं, जो मेजोरिटी पार्टी जिसके ज्यादा एमपी होते हैं बनते हैं, जिसके मोर देन हाफ एमपीज जो हैं इलेक्ट होते हैं, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है या फिर उसका सपोर्ट ले लेता है। अगर खुद से जो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो खुद से इतने एमपी नहीं होते तो और छोटी छोटी पार्टीज की जो है वो सपोर्ट ले लेता है, तो वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आ जाती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसमें क्या था? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो वाइमार रिपब्लिक ने बनाया था उसमें कहा गया था कि इतनी पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी, उनके वोट्स के अकॉर्डिंग जो है जितने वोट्स उनको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसी के प्रोपोर्शन में उसके एमपी होंगे। मान लो हिटलर की पार्टी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो उसके टोटल वोट्स के 20% वोट उसको मिले, तो 20% के अकॉर्डिंग जितना एमपी होते हैं उसके 20% के अकॉर्डिंग एमपी जो है उस गवर्नमेंट में होंगे। यानी जितनी पार्टी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती, इलेक्शन लड़ती हैं, उतनी ही जो है उतनी पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उसके गवर्नमेंट में उसका हिस्सा होता है, पार्ट होता है। यानी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रहती जिसको गवर्नमेंट से बाहर रखा जाता, सभी पार्टीज को गवर्नमेंट में शामिल होने का मौका मिलता है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इससे क्या चीजें बिगड़ी जर्मनी की पॉलिटिकल सिचुएशन में? इससे क्या होता था कि अगर यहाँ मान लो कि अगर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक ही गवर्नमेंट में होंगी तो क्या वो काम कर पाएंगी? क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी की जो है गवर्नमेंट है, अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टी है, कि जो बिल जो है बीजेपी पास करवाना चाहती है उसके ओपोजिशन में हमेशा कांग्रेस होती है। तो दोनों ही पार्टीज एक गवर्नमेंट में होंगी तो क्या वो गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ही सिस्टम जो है वाइमार रिपब्लिक के द्वारा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें काफी डिफेक्ट था। उससे जो है गवर्नमेंट कभी भी अच्छे से काम ही नहीं कर पाई, और इसी के कारण क्या हुआ था, विद इन 239 days 20 कैबिनेट हैव बीन चेंज्ड ड्यूरिंग द 239 डेज। इतने 239 डेज के पीरियड में जो है वो 20 कैबिनेट जो है चेंज होती रही, कभी भी जो है गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन काम नहीं कर पाई। एक तो ये डिफेक्ट था। सेकंड क्या था कि वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सारी पावर्स जो है वो सिंगल एक ही प्रेसिडेंट के हाथ में होंगी। ये भी जो है जर्मनी को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहा था। तो उससे क्या होता था कि आर्टिकल 48 के थ्रू जो है कोई भी जो हेड होता है, चांसलर बनता है या प्रेसिडेंट होता है, वो क्या करता है, रूल बाय डिग्री करके। रूल बाय डिग्री क्या होता है कि
एक अपना पूरे कागज पे लिख के एक ऑर्डर निकाल दिया और उस ऑर्डर का जो है सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल बाय डिग्री के थ्रू जो है वो सिविल राइट्स, लोगों के सिविल राइट्स जो सस्पेंड कर दिए जाते थे, यानी जो लोगों को फ्रीडम मिली हुई थी एक तरह से इमरजेंसी का काम हो जाता था। तो ये भी एक बड़ा डिफेक्ट था जिसके चलते जर्मनी में जो है इस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रही। जर्मन वाज नॉट पॉलिटिकल स्टेबल ड्यूरिंग आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉट इकोनॉमिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली जो क्राइसिस हो जा रहे थे, और सोसाइटी में सोशली भी जो है लोगों के बीच में एक एंगर था, गुस्सा था जो कि वाइमार रिपब्लिक के अगेंस्ट था। तो यहाँ तक जो हमने कर लिया कि कैसे जो है ये सारे इवेंट्स जो हैं हिटलर को आगे ले जाने में जो है उन्होंने हिटलर की मदद की। इन सभी इवेंट्स के देखते हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए, सोशल जो डेमोग्राफी थी वो भी काफी बिगड़ चुकी थी जर्मनी की, क्योंकि यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हो गया था, वो क्राइम करने लगा था। तो ये सारी सिचुएशन जो है, ये सारी सिचुएशन प्रिवेल, इन सारी सिचुएशन ने हेल्प की तो हिटलर की कि वो जो है पावर में आ जाए। आगे फिर हम इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में देखें कैसे हिटलर जो है पावर में आया, हिटलर राइज टू पावर, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।